Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I am Nida, your educator. और अभी भी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, थोड़ा लेंदी है आई होप, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं आपको क्लियर करती चल रही हूँ कि यही सब हमारे आगे के नेक्स्ट चैप्टर में जब होंगे तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन में कवर होना है। तो इसीलिए मैं जान के छोटे छोटे वीडियोस कोशिश करती हूँ कि बनाऊं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रहे। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट इसी का सेकेंड चैप्टर का टॉपिक। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कंजम्पशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स और वर्सेस कैपिटल गुड्स और डिफरेंस बिटवीन कि अगर कोई आपको बताया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है या आपको एग्जाम्पल दिया गया है तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो कंजम्पशन गुड है कि कैपिटल गुड की कैटेगरी में आएगा या वो इंटरमीडिएट पे आएगा। आई होप वो सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप उसको रिवाइज करते रहना। ओके, नाउ नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। अब ये टॉपिक आपका जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स का स्टार्ट होता है। पिछले भी क्लासेस में जो हमने लिए हैं उसमें भी रिलेशन तो है ही, सब चीजों से रिलेटेड ये है, बट स्टिल आपको क्या करना है इसमें कि जरूरी ये है कि यहाँ से जो मेन आपकी कैटेगरीज आएंगी एग्रीगेट्स की या नेशनल इनकम जो आप आगे कैलकुलेट करेंगे वो इसी बेसिस पे आएगा। तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल अच्छे से तैयार होने चाहिए। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ये तीन टर्म्स हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब स्टार्टिंग है समझ लिया आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन की। ओके, सो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं किसी चीज में, ठीक है, असेट में, यानी कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, असेट्स में। असेट्स जैसे कि लैंड है, मशीनरी है, प्लांट है। ओके, तो ये सब आपने अकाउंट्स में पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इन सब चीजों में जो हम एडिशन करते हैं तो उसी से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है या कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ताकि फर्दर आप क्या करें, प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटीज को, प्रोडक्शन को और बढ़ाएं, राइट। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स। तो यानी कि इस तरह का आप करते हैं ना, जैसे अलग से आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग भी करा दिया तो उससे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया ये। परचेज ऑफ मशीनरी और खरीद ली, एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स कर दिया, एडिशन उसमें और स्टॉक में बढ़ा दिया, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। ओके, तो इसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ इन्वेस्टमेंट कैन बी लुक्ड अप इनटू टू फॉर्म्स, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो मैं सिंपल आपको एक सिंपल टर्म में या लेमन लैंग्वेज में जो आपको हमेशा याद रहे वो मैं बता सकती हूँ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, राइट। इसको जूम कर लूँ मैं, यस। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक लेमन्स लैंग्वेज में क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू होती है डेप्रिसिएशन लगने से पहले। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका पास सामान है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट लिया, कार ली, या आपके पास टीवी है, या आपके पास वॉच है या मोबाइल है, तो क्या होता है उसकी एक लाइफ होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 to 5 years, लेकिन उसकी क्या होती है, वैल्यू कम होती रहती है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन इन लेमन्स लैंग्वेज। ठीक है, मैंने घड़ी खरीदी, मैंने उसको 5 साल चलाया, तो 1 साल के बाद क्या होगा या 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वो 10,000 की लिए, अगर मैं उस घड़ी को बेचूंगी तो उसका क्या वैल्यू मिलेगा मुझे, फॉर एग्जाम्पल 5,000 ही मिल रहा है या 8,000 मिल रहा है, तो 2,000 जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज द डेप्रिसिएशन। तो कोई भी एसेट की वैल्यू जब कम होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक टाइम उसका खत्म होने के बाद, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपका ग्रॉस वैल्यू जो होती है डेप्रिसिएशन लगने से पहले आती है, और नेट वैल्यू जो आपकी होती है वो आपकी आती है डेप्रिसिएशन लगने के बाद। ठीक है, ये एक सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में है। अब हम इसको पढ़ते हैं बुक में कैसे डिफाइन किया गया है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ओके, बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन लगने से पहले, राइट। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैपिटल स्टॉक जो भी होगी आपके उसमें फिक्स्ड एसेट्स होती हैं और अनसोल्ड स्टॉक होती है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोला ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन लगने से पहले होती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिफोर डेप्रिसिएशन। ओके, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द एक्चुअल एडिशन, ओके जस्ट वेट, मैंने ये स्किप कर दिया। However, gross investment does not indicate the actual change in economy's stock of productive assets for a given year.
During the production process, some amount of fixed capital is used up. This loss of fixed capital is known as depreciation. अब वही मैंने बताया ना कि सिंपल कोई भी आप असेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार लेते हैं, तो कार की भी आपकी वैल्यू मान ली 5 लाख की है और आप उसको 2 महीने के बाद बेचते हैं, तो आपको मान ली 3.5 लाख की वो आपकी बिक रही है। तो डिफरेंस जो 5 लाख और 3.5 लाख में है, दैट इज द डेप्रिसिएशन। बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट, और फिर हमें वो नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिल जाती है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वैल्यू, नेट वैल्यू डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो आती है, दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, राइट? Increase in net investment or net capital formation leads to increase in productive capacity of the economy as there is a greater availability of capital per unit of labor. Let's now understand the meaning of depreciation. Depreciation मैंने जो आपको अभी बताई है ना, वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएट होती है असेट की विद द पैसेज ऑफ टाइम, वेयर एंड टेयर होता है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से आता है। ओके, इसके हम रिजर्व्स भी बनाते हैं, और ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है, ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेड है, हमें पता है कि आज हम ये चीज खरीद रहे हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, या आप कोई भी सामान ऐसा जो फिक्स आपका असेट है वो आप खरीद रहे हैं, कार है, उसकी वैल्यू क्या होगी? बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होगी, डेप्रिशिएट होगी। तो एक्सपेक्टेड है तो उसका हम एक रिजर्व भी क्रिएट करके रखते हैं। नाउ लेट्स सी आपके बुक में क्या दिया गया है। डेप्रिसिएशन, इसका दूसरे नाम भी है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो अक्सर ये न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको सीधे सीधे डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा, आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी दे सकते हैं, या आपको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी देंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी दे सकते हैं, और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस के नाम से भी दिया जा सकता है। सो मेक इट अ पॉइंट, इसको भी याद कर लेगा कि डेप्रिसिएशन इन अदर वर्ड्स और अदर नेम्स ऑफ डेप्रिसिएशन और ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ डेप्रिसिएशन ये सब हैं, राइट? ताकि उससे क्या होगा, आपको आपको पता रहेगा कि एटलीस्ट ये डेप्रिसिएशन के नाम है, डेप्रिसिएशन गिवन होगा। ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डेप्रिसिएशन refers to a fall in the value of fixed asset due to normal wear and tear, passage of time or expected obsolescence, change in technology। expected obsolescence का मतलब होता है change in technology, यानी कि हम टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम जो है वर्क कर रहे थे, मान लिए जैसे कंप्यूटर पे वर्क कर रहे थे, अब एआई आ गया, तो डिफरेंस हुआ ना टेक्नोलॉजी में, उस चीज का जो होता है that is known as depreciation. The concept of depreciation is very important to differentiate between gross value and net value. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब भी आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू से ही बनाना है डेप्रिसिएशन। उसी का ये फॉर्मूला ही यही है, ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू जब आपको गिवन होगी, तो आप उसको जब उसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका डेप्रिसिएशन निकल आएगा। ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन वेयर एज नेट एक्सक्लूडेड। अब ग्रॉस वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। अब ये हमें जो है, ये समझिए न्यूमेरिकल पोर्शन का फर्स्ट पार्ट एग्रीगेट्स में आ जाता है, इट इज ग्रॉस और नेट, ठीक है। ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, ग्रॉस हमें गिवन है और हमें नेट की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर हमें क्या करना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, कि नेट गिवन होगा और ग्रॉस पे जाना है, तो हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप इतना याद रखिए कि ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है तो आप इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। ये वैल्यूज आपको बता दी गई है कि ग्रॉस में क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगने से पहले की वैल्यू होती है, तो उसमें माइनस कर देंगे इसको ग्रॉस से नेट पे जाने पे, और नेट से ग्रॉस पे जाने पे प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ओके, ये हमें पता है ऑलरेडी कि कोई भी हम, जाहिर सी बात है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू मशीनरी की कम होगी आगे जाके, तो हम उसके लिए एक रिजर्व ऑलरेडी क्रिएट करके रखते हैं। तो जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। Okay, it refers to that value of fixed capital or fixed assets which is consumed or used up in the process of production. Because of depreciation, fixed assets need to be replaced from time to time. तो fixed asset को क्या होता है, एक टाइम तक आप मशीनरी यूज करेंगे, उसके बाद उसको आप हटा के दूसरी नई मशीनरी रख देंगे, बिकॉज आपका प्रोडक्शन अफेक्ट करेगा, क्योंकि डेप्रिसिएट कर रही है उसकी वैल्यू, राइट।
रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट रिक्वायर्ड फंड्स। अब रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जाहिर सी बात है, पास पैसा ऐसे ही तो आ नहीं जाएगा ना, तो आप उसका रिजर्व एक क्रिएट करते रहते हैं ताकि वो आप रिप्लेस कर पाए। प्रोविजन फॉर द फंड्स इज मेड ऑन एनुअल बेसिस, और एनुअल बेसिस पे होता है, ये आपने फाइनल अकाउंट्स में जरूर से पढ़ा होगा। टू इलस्ट्रेट, इफ अ मशीन इज परचेज फॉर रुपीज 10 lakh and its expected lifetime of use is 10 years, then the annual provision of for funds to replace the machine after 10 years is 1 lakh. Okay, तो 10 lakh divided by 10, तो हमेशा ये इसका आंसर इस तरह का डिप्रिसिएशन जब भी आपको अगर कैलकुलेट करने को मिल जाए कि मशीनरी की वैल्यू है और इसकी लाइफ टाइम ये है, तो हमेशा जो ओरिजिनल वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय लाइफ टाइम, उसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम को डिवाइड कर देंगे आप ईयर्स को, तो आपका वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आएगा। ठीक है, the funds of 1 lakh is so accumulated is called depreciation reserve fund, यानी कि ये इतने की मशीनरी थी और इतने साल यूजेज उसका हुआ, तो उन्होंने प्रोविजन के तौर पे उन्होंने 1 लाख रुपए हर साल रखा, राइट, 10 years. Then depreciation of asset is mainly due to three reasons. अब depreciation होता क्यों है? Normal wear and tear, continuous use of fixed asset in production process decreases their productive capacity and value. कोई भी चीज जो बार बार यूज हो रही होगी तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर में भी उसका डेप्रिसिएशन होता है। पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते होंगे ना, जैसे घड़ी भी अगर आपने यूज कर रहे हैं तो घड़ी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक बाद में उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती है, वैल्यू फॉल होती है, और क्या होता है एक टाइम के बाद वो खराब भी हो सकती है। ओके, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आल्सो डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस। चाहे वो आप उसको यूज करो ना करो, उस मशीनरी को यूज भी ना करो, वो ऐसे ही पड़ी रहे, लेकिन कहते हैं ना कि अरे सामान रखे रखे खराब हो गया, तो वो होता है डेप्रिसिएशन। नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, विंड्स, वेदर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू फॉल इन देयर वैल्यू, और नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं वो इसमें भी आपके कंट्रीब्यूशन देते हैं कि आपका फिक्स्ड एसेट को खराब कर देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, expected obsolescence. Okay, value of fixed assets also decrease due to expected obsolescence, यानी कि loss in the value due to change in technology और change in demand for goods and services। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो उसका भी क्या होता है, वैल्यू फॉल कर जाता है ना। एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं आपने एक्सपेक्ट करी कि भाई इसमें तो इतना प्रॉब्लम होगा ही, इतनी तो इसकी वैल्यू गिरेगी ही, और एक होता है अनएक्सपेक्टेड, यानी कि क्या हुआ, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, ठीक है, डैमेज हो गया, रखे रखे मशीनरी बिल्कुल खराब हो गई एक टाइम पे, मतलब क्या होता है जैसे कुछ भी कह दे कि बहुत ही खराब चीज हो गई है ना, जैसे फ्लड्स आ गए, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए, तो क्या हो जाएगा, वो चीज पूरी तरह बर्बाद हो गई, खराब हो गई, तो उसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, और इसके लिए कोई हम रिजर्व नहीं रखते हैं। ओके, तो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या बताया गया, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में डिक्रीज इधर ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड, मतलब वैल्यू तो खत्म कम होना ही है ना, चाहे वो डेप्रिसिएशन के थ्रू हो चाहे वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के थ्रू हो। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस अकर्स ड्यू टू, एक्सपेक्ट किया था आपने कि ये टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा या इस चीज की डिमांड अगर होगी तो हमारे यहाँ की जो है गुड्स एंड सर्विसेज में प्रॉब्लम आएगा, तो हमारे में मतलब मशीनरी की या इस चीज की डिमांड कम हो सकती है ना। ठीक है ना, तो ये हमें क्या एक्सपेक्ट किया है कि मार्केट में चेंज आएगा, तो ये एक्सपेक्टेड है कि हमारा प्रॉब्लम आ सकता है। As expected obsolescence is an expected loss, it is managed by making provisions for depreciation reserve fund. Expected का मतलब कि आपको पता है, अनएक्सपेक्टेड आपको नहीं पता कि क्या हुआ, ओके, और एकदम से क्या हुआ, वो चीज खत्म हो गई, उसका लॉस हो गया। Occurs due to natural calamities like earthquake, floods, etc., or due to thefts, accident, etc. Loss of value of fixed asset due to unexpected obsolescence is termed as capital loss. यानी कि क्या वो कैपिटल था ना, वो का एक तो फिक्स्ड जो भी आपका मशीनरी था या प्लांट मशीनरी या आपकी कार है या कुछ है, वो एकदम से डैमेज हो गई इस चीज में, फ्लड है, अर्थक्वेक है, थेफ्ट है, तो क्या होगा, वो आपका, उसके लिए आपने कोई रिजर्व बना के नहीं रखा है, राइट। इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज कंसिडर्ड फॉर एस्टिमेटिंग डेप्रिसिएशन। हम सिर्फ जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ओके, ग्रॉस और नेट वैल्यू का उसमें जब डिफरेंस निकलता है, दैट इज द डेप्रिसिएशन, तो उसमें हम सिर्फ कंसिडर करते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को और अनएक्सपेक्टेड को नहीं लेते हैं, राइट। नाउ बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, मीनिंग it refers to fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time और expected obsolescence। ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पहले अभी पढ़ाया है, जस्ट अभी पढ़ाया है, राइट। A capital loss, it refers to the loss in the value of the fixed asset due to unforeseen obsolescence. Okay, that is natural calamities, theft, accident, etc. Provision for loss. Provision is made for replacement of asset.
तो जो प्रोविजन मतलब रिजर्व जो बनाते हैं, ओके, ताकि वो लॉस को जो है थोड़ा सा कवर कर ले, ओके। इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस एज इट इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड लॉस है। इसमें क्या है, अनएक्सपेक्टेड लॉस है, राइट। It is maintained through depreciation reserve fund. However, insurance of fixed asset is done to minimize the loss. इंश्योरेंस हम खाली करा देते हैं, ठीक है। अब चाहे वो हो चाहे ना हो, लेकिन क्या होता है, मिनिमाइज कर देगा। लेकिन इसमें क्या है, हम रिजर्व बना के रखते हैं ताकि जब भी वो ऐसी कंडीशन आए मशीनरी की या प्लांट मशीनरी या किसी चीज की, तो क्या होगा, हमारे पास एक रिजर्व है, हम उसको हटा के दूसरा नया एक लाके उसमें लगा सकते हैं अपने प्रोडक्शन यूनिट में। प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या करता है आपका, अगर डेप्रिसिएशन होता है तो वो पूरा पूरा आपका प्रोडक्शन प्रोसेस को रोक नहीं देता है, खत्म नहीं कर देता है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, काम तो कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल लॉस क्या हुआ, अगर आपकी जो है मान ली कंपनी में या फर्म में या इंडस्ट्री में आग लग गई, तो क्या हुआ, उसी वक्त पूरा प्रोडक्शन यूनिट ही बंद हो गया, राइट। तो इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज कैपिटल लॉस, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज की वजह से होता है। और डेप्रिसिएशन वी नो कि होने वाला है, ये चीज ये तो होगी ही, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये हैम्पर्स नहीं करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका कॉन्सेप्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, एंड सब्सिडीज। तो उसका जो डिफरेंस आता है, दैट इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट का मतलब ही होता है दो चीजों का डिफरेंस, दैट इज द नेट, ओके। तो डेप्रिसिएशन क्या है, ग्रॉस और नेट का, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का डिफरेंस है, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट कहें या ग्रॉस वैल्यू कहें और नेट वैल्यू का डिफरेंस है, दैट इज डेप्रिसिएशन। सेकेंड एग्रीगेट जो हम मतलब उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से पढ़ेंगे, जो आपको अक्सर कैलकुलेट करने को मिलेगा, दैट इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कैलकुलेट करने होंगे, राइट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं पे भी आएगा तो इसका फॉर्मूला यही रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, वो टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट को हमें देना पड़ते हैं, ओके। दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक डायरेक्ट टैक्स आपने सुना होगा और एक होगा इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे जो हमारी इनकम पे आता है, इंडिविजुअल पे आता है, और हम उसको जो है क्या करते हैं, उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट टैक्स, ओके। सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे आपने कोई भी सामान मार्केट से लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने जाके एक ब्रेड बेली, ओके, और उस पे भी आपको टैक्स देना होता है। आपने उसमें देखा होगा जीएसटी प्लस होता है, ठीक है ना। तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मान ली आपकी ये जो ब्रेड थी वो 18 रुपए की थी, ठीक है, और उसके साथ उसमें आगे जीएसटी प्लस एडिशनल टैक्स आपने कर दिया गया 2 रुपए का, तो टोटल आपको कितना देना है, 20 रुपए। तो ये हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। तो इनडायरेक्ट टैक्स को और हम किस नाम और मतलब जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो और किस नाम से आ सकते हैं, ये भी हम देख लें। Indirect taxes refers to those taxes which are imposed by the government on the production and sale of goods and services. For example, goods and service tax. अब ज्यादातर आपको क्वेश्चन में जीएसटी दिया जाएगा, लेकिन इन केस कहीं पे जीएसटी ना मेंशन हो तो आप कहें इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मुझे मिले ही नहीं, तो आप कह सकते हैं कस्टम ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज एंड वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, एक्साइज ऑन लिकर है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, स्टैम्प ड्यूटीज, सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन टैक्स, एंट्री टैक्स एंड टोल टैक्स, ओके। तो ये थोड़ा सा कभी कभी दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर जीएसटी ही दिया जाता है। सो आई होप आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो मार्केट में क्या होगा, हमेशा ये इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा के ही दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन सेट ऑफ स्पीकर्स इज 500 एंड गवर्नमेंट levies जीएसटी ऑफ 10%, ओके, देन प्राइस ऑफ स्पीकर्स विल इंक्रीज टू 550 ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि आपको जो देना है, आपको 500 नहीं देना है पैसा, थी तो एग्जैक्टली exactly वो चीज 500 की, स्पीकर्स 500 रुपए के थे मार्केट में, ठीक है ना। ओ सॉरी, मतलब 500 रुपए के वो थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे ही जीएसटी उस पर लगाया 10%, तो उसके कॉस्ट कितनी हो गई, 550। अब जो कंज्यूमर आएगा उसको खरीदने के लिए, उसको प्रोड्यूसर क्या उसको कितने कितने पे सेल करेगा, 550 में, क्योंकि आपसे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी चार्ज कर रहा है। इसी तरह आप ब्रेड हो, कोल्ड ड्रिंक हो, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, तो आप देखेंगे 18% जीएसटी चल रहा है ना। रजिस्टर खरीदा उस पे आपको जो है जीएसटी देना पड़ता है। तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। जो फाइनल आपको पे करना होता है पैसा, वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। देन सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, ग्रांट्स होते हैं,
ओके, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर्स को टू फुलफिल द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट छूट देती है ताकि वो वेलफेयर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो, राइट। तो ये आपके होते हैं क्या, दैट इज द सब्सिडीज। तो सब्सिडीज का हम क्या कह सकते हैं, दैट इज subsidies are the financial assistance provided by the government to producers को देती है to fulfill its social welfare objectives. In India, LPG cylinder is sold at subsidized rates. They are often granted to promote exports or to encourage firms for setting up industries in the backward areas. जो मैंने आपको बताया ना, प्रोड्यूसर्स को क्यों हम देंगे, ताकि वो इंडस्ट्री सेट करें, वहां पे डेवलपमेंट लाएं, या आपको कुछ थोड़ा सा हेल्प करती है फाइनेंशियली। आपसे जो पैसा एग्जैक्टली मान ली 10,000 है, वो आपसे जो है 8,500 चार्ज कर दिए गवर्नमेंट, तो क्यों, जस्ट टू प्रमोट फॉर द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। ओके, देन सब्सिडीज एंड आर ऑपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, गवर्नमेंट आपसे ले रही है और सब्सिडीज दे रही, तो ये ऑपोजिट हैं दोनों, एज दे रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, इन द एग्जाम्पल ऑफ स्पीकर्स, इफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ सब्सिडी ऑफ 10, अगर गवर्नमेंट छूट देते 10 रुपए की, स्पीकर्स वाले ही में 500 रुपए में 10 रुपए की छूट, देन द प्राइस ऑफ द स्पीकर्स विल फॉल टू 540 ड्यू टू सब्सिडीज। ओके, मतलब इन्होंने पहले इतना क्या किया, जीएसटी लगाया 10%, तो वो तो 550 था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम जो है इस पे सब्सिडी दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें 10 रुपए की छूट हो गई, तो क्या हो गया, 540 रुपए आपको अब देने हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। सब्सिडीज में ऑल्सो रिफर्ड एज इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब हो सकता है कहीं पे आपको क्वेश्चन में सब्सिडीज ना लिख के ये लिख दिया जाए कि इकोनॉमिक असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। सब्सिडी इज अ ट्रांसफर पेमेंट as it is the financial assistance provided by the government to producer to fulfill its social welfare objective। ये जरूर से आप एक बार अपने बुक में मार्क कर लिएगा, या ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछा जाएगा कि सब्सिडी इज अ ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम, तो आपको ये रीजन विद रीजन देना होगा, बिकॉज it is a financial assistance provided by the government to producers to fulfill its social welfare objectives. Government does not get anything in return. सब्सिडी में उसको मिल कुछ नहीं रहा है गवर्नमेंट को, वो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में मिल रहा है ना, सब्सिडी तो वो दे रही है गवर्नमेंट। ओके, इन कंसिडरेशन फॉर द सेम, सब्सिडी डज नॉट contribute to any value addition as it does not contribute to current flow of goods and services. Okay, आई होप ये चीज काफी क्लियर हो गई होगी। ना नेक्स्ट इज फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ओके, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है, दैट इज रिफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हो गए, वही सेम चीज है चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ओके, तो उनको जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलता है, दैट इज द फैक्टर कॉस्ट। ओके, factor cost refers to amount paid to factors of production for their contribution in the production process. In the given example, 500 is the factor cost. तो ये 500 क्या है, यहाँ पे आपकी ये फैक्टर कॉस्ट है। ओके, क्योंकि ये इतना बनाने में उनको जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज लगाया गया, तो उन्होंने 500 रुपए अपनी पूरा वैल्यू बताई ऑफ सेट ऑफ स्पीकर। ओके, देन मार्केट प्राइस क्या होता है, अब किस वैल्यू पे वो मार्केट में चीजें सामान बिक रही हैं, ठीक है ना। अब उसमें हमने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिया। इट रिफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, यानी कि एक्चुअल प्राइस, ये तो फैक्टर के प्राइस थे, इतना तो सामान बन के तैयार हुआ, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, हमेशा मार्केट में उसको ज्यादा दाम पे बेचते हैं। तो दैट इज एक्चुअली जो हम पे कर रहे हैं मार्केट में उस चीज को, वो कहते हैं उसे मार्केट प्राइस। एमपी आपने देखा होगा अक्सर, एक किसी भी प्रोडक्ट पे मार्जिनल एमआरपी लिखा होता है ना, दैट इज द मार्केट प्राइस। It refers to the price at which product is actually sold in the market. In the given example, 540 is the market price. It includes the indirect taxes and exclude the subsidies. Okay? तो 540 क्या है, हमारा एक्चुअल प्राइस है। अगर सब्सिडीज ना होती, अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दी, जीरो सब्सिडी है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हमें दे दिए, तो हमारा क्या होता, ये हो जाता 550, राइट। आई होप ये चीज काफी क्लियर हो गई होगी आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू दिस पॉइंट हियर, एक मिनट। हम्म, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि आपका कैसे निकलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड दिस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो पहला है आपका, जैसे कि मार्केट प्राइस मैंने आपको बता दिया कि इंक्लूडिंग आपका
दोनों सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है माइनस प्लस करके जो निकलता है आंसर, दैट इज द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट के साथ हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज कर देते हैं, दैट इज द मार्केट प्राइस, या हम कह सकते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, नाउ कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनआईटी यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, तो मैंने लिखा नहीं है। एनआईटी इक्वल्स टू आईटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस सब्सिडीज। ये फॉर्मूला आपका चलेगा। ओके, माइनस सब्सिडीज मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब यहाँ पे गिवन क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है आपके केस वन में? जीरो है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे हमने जीरो डाल दिया, माइनस सब्सिडीज दी गई है 100। ओके, ये 100 गिवन है, राइट? तो आपका एनआईटी कितना आ जाएगा? एनआईटी इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पे जीरो की तो कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया? खाली -100 आंसर आ गया। माइनस का साइन जरूर रहेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? 0 - 100 इक्वल्स टू -100, और -100 आप इसको जो है जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस लाएगा कैलकुलेशन में आगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे फिर बताया गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके 250 है। हाँ, 250 मेंशन है। तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने बताया इसमें 250 है। और आपके क्या है? सब्सिडीज। सब्सिडीज को माइनस करना है, कितना है सब्सिडीज? जीरो। ओके, ये जस्ट इसका ऑपोजिट है पहले वाले केस का, सेकंड वाला ऑपोजिट है। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे कि ये तो हमारा यहाँ पे कोई साइन नहीं होता ना, तो ये प्लस मानते हैं। तो 250 - 0 इक्वल्स टू 250, तो डायरेक्ट 250 आपका आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आप एक बार जब शुरू शुरू में करेंगे तो इसको लिख के जरूर करिएगा। कभी भी एक चीज आपको खाली क्वेश्चन में दी गई होगी तो ये जरूर से आप पूरा फॉर्मूला लिख के करिएगा, इसलिए कि बहुत से बच्चे ये कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं माइनस और प्लस की, और इससे पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला आपको आता है, बट स्टिल मैं यही चाहूंगी कि आप लोग इसको इसी तरह प्रैक्टिस करो शुरू में। जब आप बिल्कुल प्रो हो जाएं तो आप इसको वैसे ही करें। ठीक है ना? केस थ्री। केस थ्री में क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू, यानी कि आपके आईटी जो है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब आईटी, आईटी गिवन है 200। ओके, और इसमें माइनस सब्सिडीज, हमें फॉर्मूला पता है, सब्सिडीज है आपका 120। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा ना, 200 - 120, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर इज 80। ओके, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो मार्केट प्राइस से जब हमें जाना होता है फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम माइनस करते हैं एनआईटी, और जब फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो हम एनआईटी को प्लस कर देते हैं। ये जब आप अभी और करेंगे वही एग्रीगेट्स वाले न्यूमेरिकल्स, तो उसमें और क्लियर होगा। बस फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि एनआईटी इज इक्वल्स टू नेट, जहां पे आएगा वहां पे आईटी माइनस सब्सिडीज होगा। ठीक है, अब ये एक बार जरूर से इस तरह आप लिख के जरूर करिए, अगर माइनस प्लस में डिफरेंस आता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 200 होता, या मान लीजिए यहाँ पे होता 400, मान लीजिए इसको 400 हम कर लें। ठीक है ना? ये 200 आपकी आईटी था और सब्सिडी मान लीजिए 400 था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 400 वाला ज्यादा वैल्यू है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं इसको फिर? जस्ट वेट, इसको मैं रब करके ही लिख दूं, ज्यादा बेटर है। मान लिया आपका आईटी क्या था? आईटी आपका 200 है, और मैंने कहा यहाँ पे गिवन है सब्सिडीज आपका 250। ठीक है, मान लीजिए सब्सिडीज आपका गिवन है 250। ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप क्या करेंगे इसको कि ये माइनस में 50 आ जाएगा ना, राइट? क्योंकि माइनस का साइन ज्यादा बड़ा है। 200 - 250 इक्वल्स टू -50। तो -50 ही हम एग्रीगेट वाला जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें दिखाएंगे, दैट इज इट मीन्स कि आपकी सब्सिडीज ज्यादा थी और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके कम थे, तो माइनस में 50 में आंसर आया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनआईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। Market price includes NIT, whereas factor cost excludes. The concept of net of indirect taxes and subsidies do not arise in a two-sector economy, including households and firms. This concept is relevant in a three-sector and a four-sector economy. With this, we come to the end of a portion. कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी भी बाकी हैं। ओके,
तो उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। बट आई होप कि इतनी चीजें आपको काफी क्लियर हो गई कैसे छोटी मोटी कैलकुलेशंस करनी है। बहुत इजी, बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उस चीज पे भी बिलीव करना है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, जो जो पढ़ाया है उसके कॉन्सेप्ट्स काफी रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आगे यही सब चीजें आपको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल पोर्शन में। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे देन। थैंक यू।